नमस्कार, आप देख रहे हैं रणक्षेत्र, यानी वो मंच जहां गद्दारों की पोल खुलती है और देशभक्ति की हुंकार गूंजती है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। आज रणक्षेत्र में बहस उच्च जहरीले जिहादी एजेंडे पर हम करेंगे जो हिंदुस्तान की धरती को खोखला करने की साजिश रच रहा है। वो गद्दार जो दिखते तो इंसान हैं, लेकिन उनके भीतर पलता है एक ऐसा नापाक जहर जो इस देश के दुश्मनों का एजेंडा आगे बढ़ाता है। ये वो लोग हैं जो भारत की हवा में सांस तो लेते हैं, लेकिन वफादारी निभाते हैं फिलिस्तीन, गाजा और पाकिस्तान के आतंकवादियों की। यूपी के बिजनौर की जामा मस्जिद का एक ऐसा ही वाकया आया है। देखिए, एक ऐसा नाम है ये जो अब इबादत गाह नहीं बल्कि जिहादी फंडिंग का अड्डा बन चुकी है। कहना गलत नहीं होगा। मौलाना जकी, जिसने धर्मगुरु की आड़ में जिहादी सिंडिकेट खड़ा कर दिया, गाजा के नाम पर अवैध वसूली की, फतवे की धमकी देकर लोगों की जेबें काटी और उस गंदे पैसे को फिलिस्तीन तक पहुंचाया। ये कोई कहानी नहीं है, वो हकीकत है जिस सोशल मीडिया पर वायरल होने से ये चीजें बेनकाब हो गई। अब सवाल ये है कि ये गुनाह सिर्फ जिहादी जकी है, ये गुनहगार, या इसके पीछे पूरा जिहादी नेटवर्क काम कर रहा है? और वो कौन नेता हैं जो हर बार माइनॉरिटीज पर अत्याचार की ढाल लेकर ऐसे गद्दारों को बचाने कूद पड़ते हैं? क्यों हर बार तुष्टीकरण की चादर ओढ़कर देशद्रोहियों को बचाने का खेल खेला जाने लगता है? आज रणक्षेत्र में इन्हीं गद्दारों और उनके सियासी संरक्षकों की असली पहचान होगी, क्योंकि समय आ गया है गद्दारों को बेनकाब करने का। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, होगी खुलकर बहस, लेकिन उससे पहले इसी पर एक खास रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान की जमीन पर पल रहे वो जिहादी जहरीले सांप जो दिखते तो इंसान हैं, लेकिन सोच रखते हैं देशद्रोहियों की, जो नमक तो भारत का खाते हैं, लेकिन वफादारी फिलिस्तीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों की निभाते हैं। बिजनौर के शेरकोट में एक मस्जिद और वहां का इमाम मौलाना जकी, जो अब किसी मुल्लों का धर्म गुरु नहीं है बल्कि एक जिहादी सिंडिकेट का सरगना बन चुका है। गाजा पट्टी के नाम पर अवैध वसूली, धमकियों की भाषा में फतवे और फिर उसी काली कमाई का नापाक सफर सीधा फिलिस्तीन तक। यह कोई स्क्रिप्टेड कहानी नहीं है, हकीकत है उस वीडियो की जो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुकी है। टैंकर पर मौलाना जकी की तस्वीर और बैकग्राउंड में गाजा का बर्बाद मंजर, ये सब इत्तेफाक नहीं है, एक सुनियोजित योजना का हिस्सा है। क्या ये वही मुल्ला नहीं है जो नमाज के वक्त अमन की बात करता था? क्या ये वही मौलाना नहीं है जो मंचों से इंसानियत का पाठ पढ़ता था? लेकिन पीछे से वही मौलाना अब हिंदुस्तान के सीने पर खंजर चला रहा था, अवैध फंडिंग का जहर घोलकर। लेकिन जिहादी मुल्ले की पोल खोली इरशाद ने, वो इरशाद जो धर्म के नाम पर हो रहे ऐसे अत्याचार पर चुप नहीं रहा, बल्कि सामने आया और उसने उस सच्चाई की परतें खोल कर रख दी जिसे मुल्ला जकी और उसके जिहादी साथी छिपा रहे थे। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इसमें विदेशी फंडिंग के साथ साथ देश के भीतर बैठे कुछ सियासी सरपरस्त भी शामिल हैं। क्या ये सिर्फ एक मौलाना का मामला है या पूरा नेटवर्क जो सालों से फलता फूलता रहा कुछ कथित सेकुलर नेताओं की छाव में? सवाल ये भी है, क्यों हर बार जिहादी एजेंडा बेनकाब होता है? कुछ नेता माइनॉरिटी पर अत्याचार का झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। क्यों इन मौलानाओं पर सवाल उठते ही कुछ राजनीतिक दल तुष्टीकरण की चादर ओढ़कर बचाव में कूद पड़ते हैं? अब ये सिर्फ जामा मस्जिद की बात नहीं है। अब सवाल है कि क्या सियासत के कुछ चेहरे देशद्रोहियों के लिए सुरक्षा कवच बन गए हैं? क्या मस्जिदें अब इबादत की जगह बदलकर जिहादी फंडिंग का अड्डा बन गई हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मौलाना जकी जैसे मुल्ले तो जेल जाएंगे, लेकिन उन्हें खुली छूट देने वाले वोट बैंक प्रेमी नेताओं का क्या? लेकिन अब समय आ गया है जिहादी एजेंडे को राजनीतिक संरक्षण देने वालों से भी जवाब मांगने का, क्योंकि जो देश के गुनहगारों के साथ खड़े हैं वो देश की संसद में बैठने लायक नहीं है। मस्जिद की आड़ में जहर फैलाने वाले मुल्ले हों या वोट के लालच में देशद्रोह को नजरअंदाज करने वाले नेता, दोनों को बेनकाब करना अब राष्ट्र धर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। और तहरीर के माध्यम से उनके द्वारा बताया गया कि उनके कस्बा में
जकी नाम का व्यक्ति जो एजाज का पुत्र है, और साथ ही साथ 2 अन्य व्यक्ति जनता से फिलिस्तीन में पैसा भेजने के नाम पर डरा धमकाकर जनता के लोगों से अवैध वसूली करते हैं। तहरीर के आधार पर थाने पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो गाजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए ये मौलाना हिंदुस्तान के लोगों का चंदा ले रहा था। अब आप समझिए कि किस प्रकार का रैकेट काम करता है, किस प्रकार से ये बिजनौरी मुल्ला ये हरकतें कर रहा था। गाजा और फिलिस्तीन के नाम पर भारत में जहर घोलना, धन की उगाही करना, यह अपने आप में हैरान कर देता है। और ये जो मामला है हिंदुस्तान में किस प्रकार से गाजा पर जिहादी वायरस पल रहा था, इसके बारे में कुछ जानकारियां हैं जो हम इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इमाम जकी ने किस प्रकार से जिहादी कारनामे किए, जरा वो देखिए, समझिए। गाजा में पानी टैंकर पर इसने फोटो लगवाई, बाकायदा फंडिंग इसने इकट्ठा की। और बता दें आपको कि गाजा के लिए किस प्रकार से, क्योंकि वहां पर लगातार इजराइल ने जिस प्रकार से आतंकवादियों को निशाना बनाया, उनको टारगेट पर लिया, उसके बाद में आपने देखा कि बिजनौर में इस प्रकार के मूल्य वो सामने आते। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर होती है कि जब इस प्रकार की चीजें सामने आती हैं तो इनके बचाव में तमाम राजनीतिक दल उतर आते हैं। अब जो हुआ बिजनौर के इस मुल्ले ने जो किया, उसके बाद में फिलिस्तीन के समर्थन में तमाम राजनीतिक दल भी हमारे यहां पर दिखाई दिए। आपने प्रियंका गांधी जी का वो बैग भी देखा था जिसमें उन्होंने सपोर्ट में क्या लिखा था। साथ साथ में जब इस प्रकार की चीजें आती हैं तो बहुत कुछ जो है वो धीरे धीरे करके स्पष्ट होने लग जाता है। मुझे लगता है कि शायद ये सिचुएशन बनती है जब इस प्रकार के जो जिहादी तत्व हैं, जो फिलिस्तीन और गाजा के नाम पर भारत में जिहाद का प्रचार करते हैं, इन लोगों को प्रॉपर तरीके से अगर देखा समझा जाए तो सपोर्ट कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल पार्टीज का रहता है। शायद इसीलिए वो इस प्रकार की बात यहां कर पाते हैं। भारत में फिलिस्तीन समर्थन किस प्रकार से कब कब रहा, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। कोशिश करते हैं, हमारे साथ कई मेहमान कनेक्ट हो गए हैं, कई कनेक्ट होने वाले हैं, सभी से मैं आपका परिचय करा देता हूं, उसके बाद में हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। अवरल मलिक आपको दिखाई दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। स्वागत है अवरल आपका। महादेव बाबा दिखाई दे रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ। महादेव बाबा आपका भी बहुत स्वागत है। साथ साथ में हमारे जो संवाददाता हैं बिजनौर से नवनीत, वो भी कनेक्ट हो गए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले नवनीत, एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपका लूंगा, ये पूरा मामला क्या था जरा ये संक्षेप में बता दीजिए, उसके बाद में मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। नवनीत, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार अनम्यूट करिए अपने डिवाइस को, अपने फोन को अनम्यूट करिए। जी बिल्कुल, मैं बिजनौर के थाना शेरकोट में कस्बा पड़ता है शेरकोट के नाम से, वहां पे एक शहर इमाम है जो जकी नाम जिनका है, वो रहने वाले तो जो है वो देवबंद सहारनपुर के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ मस्जिद में काफी समय से वो इमाम है। उनकी अगर मैं बात कहूँ तो उन्होंने जो फिलिस्तीन में जो गाजा मदद की है उन्होंने, उसको लेकर के ये सारी विवाद चल रहा है। उन्होंने गाजा में यहाँ जो शेरकोट से उन्होंने अवैध फंडिंग की और फंडिंग करके वहां इन्होंने किस तरीके से पहुंचाई, ये तो भी जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं एक शेरकोट के एक मुस्लिम युवक ने उसने आरोप लगाया कि उसको कहीं ना कहीं दबाव में लेकर उसके साथ जो है जबरदस्ती की गई पैसे उगाई करने के नाम पर, और उसमें कहा गया अगर आप अगर पैसा आप नहीं दोगे तो आपके खिलाफ फतवा जारी कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, इन्होंने शेरकोट से एक अच्छी रकम उगाई की और वो जो फिलिस्तीन गाजा में उसे भेज दी वहां की मदद के लिए। तो बात यही बनी हुई है कि वो मदद उन्होंने किस तरीके से मदद की, वो फंडिंग कैसे की, कितनी फंडिंग की, ये तो खैर अभी जांच का विषय बना हुआ है। बिल्कुल, फतवे की धमकी और ये गाजा परस्ती हैरान करती है। अवरल, जरा बताइए, गाजा और फिलिस्तीन के नाम पर भारत में ये जो जिहाद का प्रचार होता है उसको बतौर व्यक्तिगत तौर पर भी आप किस प्रकार से देखते हैं? बतौर एक स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के आपकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, आपकी सरकार की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं? आखिर कैसे ये लोग यहां पर गाजा और फिलिस्तीन के नाम पर इस प्रकार से धन उगाही कर रहे हैं? अवरल, जिस प्रकार से घटना बिजनौर की है, उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश का गाजा से क्या लेना देना है? ये किस प्रकार की विचारधाराएं रखते हैं और किस प्रकार का प्रचार प्रसार करने का उत्तर प्रदेश में बिजनौर में काम कर रहे हैं। और जहां तक विषय है इस देश का, इस देश में कोई आपदा आ जाए, किसी प्रकार की विपदा आ जाए, आपत्ति आ जाए, कोई समस्या हो जाए, वहां ये धन की उगाई, किसी प्रकार से चंदा उगाई करने का काम कतई नहीं करेंगे। लेकिन ये गाजा की चिंता जरूर करेंगे, इस देश की चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। और जिस प्रकार से जिहादियों ने उत्तर प्रदेश में नाटक बचा के रखा हुआ था, तबाही बचा के रखी हुई थी जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय के मंसूबे इनके बुलंद रहे और कुछ लोग के आज भी बुलंद हो गए। तो मैं आपके सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल के माध्यम से
स्पष्ट संदेश देना चाहूंगा, कठोरतम कार्रवाई इस प्रकार से जिहादियों पे होगी जो इस प्रकार के जिहादी है, जो जिहादी तत्व है। और उत्तर प्रदेश में जो जिहाद फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कट्टरपंथी, जिस प्रकार से कट्टरपंथ को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके साथ साथ गैर संवैधानिक असंवैधानिक कृत्यों को अंजाम देने का उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से उन्हें जान लेना चाहिए। कठोरतम कानूनी कार्रवाई होगी और संविधान के आधार पर उत्तर प्रदेश चलता है, कानून के आधार पर चलता है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का शासन है। आप अविरल बने रहिएगा और इनके ऊपर क्या कार्रवाई संभावित है, इस प्रकार की मानसिकता का क्या इलाज, इस पर भी मैं आपसे खुलकर बात करूंगा। लेकिन हमारे साथ आने मेहमान भी है, मैं एक बार चाहूंगा ओपनिंग रिमार्क सभी का हो जाए। महादेव बाबा, आप किस प्रकार से देखते हैं इसे? भारत में रहते हैं, इनकी निष्ठा भारत के प्रति नहीं है, इनकी निष्ठा दिखती है गाजा के प्रति, इनकी निष्ठा दिखती है पाकिस्तान फिलिस्तीन के प्रति। इसको किस प्रकार से, इस इस्लामिक कट्टरपंथ को आप किस प्रकार से देख रहे हैं बतौर एक हिंदू धर्मगुरु? महादेव बाबा। ओम आशुतोषाय नमः कहते हुए श्री आशुतोष भगवान चरणों प्रणाम करते हुए एक बात मैं कहता हूं कि जो भारत में रह रहे हैं उनको भारत माता के प्रति निष्ठा और समर्पण होना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूं कि सच्चाई थोड़ी कड़वी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अपने वक्तव्य में कहा हुआ है, उनकी किताब में है कि मुसलमान कभी भी भारत के प्रति वह विश्वसनीय नहीं होंगे, क्योंकि उनकी जो निष्ठा है वो इस्लाम के प्रति है। और इस्लाम में अल्लाह ताला को छोड़ के किसी को प्रणाम करने का, किसी मूर्ति को प्रणाम करने का कोई विधान नहीं है। और कुरान में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो बहुत विवादित हैं। और इसलिए गाजा के लोग जिस समय इजराइल पर हमला किए और उस हमले के विरोध में और बहुत नृशंस हत्याएं किए यहूदियों की, इजरायलियों की, उसके पश्चात इजराइल बदला लेने लगा और बदला लेने लगा अपने ऊपर किए गए। वास्तव में अगर हम इसको देखें, अभी ईरान पे भी हमला किया इजराइल ने, तो इजराइल पूरे विश्व को आतंकवाद से बचाना चाहता है। लेकिन गाजा की मदद करके ये जो मोहम्मद जकी जैसे लोग एक तरह से आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं और इस्लामिक जिहाद मोहम्मद साहब के नाम पे, और ये बहुत ही बड़ा कुकृत्य है, देशद्रोही कृत्य है। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि इनकी बहुत बड़ी, इनकी मतलब कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और क्योंकि इनको सजा नहीं हो रही है, लब जिहादियों को सजा नहीं हो रही है, इन आतंकवादी जो घर के अंदर आस्तीन के सांप हैं इन पर कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए ऐसे लोग पनप रहा है। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है, उससे इनकी रूहें भी कांप जाए। ठीक है महादेव बाबा, आप बने रहिएगा, आप महाराज जी आप बने रहिएगा। हमारे साथ अन्य मेहमान भी एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का हो जाए। इतू खान भी हमारे साथ जो है वो जुड़ गए, इतू खान से भी हम बातचीत करेंगे। इतू खान जी राम राम आपको। और जरा बताइए, ये जो बिजनौर में गाजा परस्त मौलाना पकड़ा गया है, जिसके बारे में खुलासा हुआ है, वो फतवे की धमकी देकर यहां के लोगों से गाजा और फिलिस्तीन के लिए चंदा उगाही कर रहा था। इस पर बतौर एक मुस्लिम स्कॉलर आपका टेक क्या है? आवाज नहीं आ रही तुझी, अनम्यूट करिए मोबाइल को अपने। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात सही है, जो भी किसी के नाम पे अगर चंदा उठा रहा है या कुछ भी उठा रहा है, ये गलत है। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है कि किसी के लिए हम चंदा उठाने जाएं। लेकिन रह गई कि कहीं अगर मुसीबत आता है तो मुसीबत में मदद करना कोई गुनाह नहीं है। अगर कोई मुसीबत में अगर खड़ा हो रहा किसी के साथ, तो ये कोई गुनाह नहीं है। अब उस चीज को अगर आप लोग आतंकवादी ले जा रहे हैं, ये ले जा रहे हैं, ये नाजायज है। अगर वो जायज काम कर रहा है तो उसके लिए वो सही है अपना जगह पे। और अगर किसी का देश के नाम पर उठा के पैसा खा रहा तो वो फिर नहीं, तो गाजा में कौन से, गाजा से हिंदुस्तान का क्या लेना देना? इतू खान, गाजा से हिंदुस्तान का क्या लेना देना? आपका हमारा क्या लेने देना? हम अपने मुल्क में रहते हैं, अपने देश में रहते हैं, हमारी निष्ठा हमारे भारत के प्रति होनी चाहिए ना। हमारी निष्ठा हमारे भारत की। अगर इतू खान जाकर गाजा में फंसे होते तो उनके लिए मैं जरूर यहां कोशिश करता, लेकिन वहां का क्या मसला वो अपना जाने समझे, हमको यहां से क्या लेने देना। उसके लिए अगर मान लो एक भावना है भी, भाई ठीक है गलत हो रहा है या सही हो रहा है, एक ये पक्ष है, एक ये पहलू है। लेकिन इतू खान जी, निष्ठा आपकी भारत के प्रति होनी चाहिए, ना कि इस प्रकार की कट्टरपंथी मानसिकता को समय समय पर जाहिर करना चाहिए, क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है और पूरे इस्लाम पर सवाल उठते हैं कि कट्टरपंथी मानसिकता उन गाजा में पल रहे आतंकवादियों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं।
शायद आपको मालूम नहीं होगा, श्रीलंका में जब घटना घटा था तो यहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से भी रिलीफ फूट रहा था और लोग उठाए थे घर में, और साउथ में उठा के श्रीलंका भेजा गया था। क्यों वहां भेजा गया था? क्या ये तो एक इंसानियत का तकाजा कि कोई अगर बच्चे मुसीबत में कहीं का भी हो तो ये शराफत अपनी है कि हम लोग उसके मदद करें। अपना मुल्क तो खैर, हमारी मुल्क के लिए हर कतरा कतरा खून अपना है। नहीं ये इतू खान, ये क्या, नहीं एक चीज बहुत क्लियर कर दीजिए पहले तो। मौलाना ज़की जैसे गद्दारों का बचाव कर रहे हैं क्या आप यहां बैठकर, या आप उसको डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं उसने सही किया? देखिए, ये आपके नजर में वो मौलाना गद्दार ही है क्या? जब तक कानून उसको नहीं इंक्वायरी करेगा किसी को गद्दार बोलने का हक नहीं है। ठीक है, आप बने रहेगा हमारे साथ अब बाकी मेहमान भी कनेक्ट है। मैं सभी से कह करके पुनः बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। अवरल, आपने सुना इतू खान क्या कह रहे हैं, लेकिन ये बात सिर्फ इतू खान की नहीं है जो डिफेंड करते हैं इस प्रकार के कृत्य को। जो राजनीतिक सरपरस्ती इनको मिलती है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि हम देखते हैं हमारे देश के तमाम बड़े टॉप के जो लीडर्स हैं, टॉप के जो नेता हैं, वो फिलिस्तीन के समर्थन में बैग लेकर पहुंच जाते हैं, वो तमाम स्लोगन्स लिखते हैं, गाजा को लेकर तमाम बातें करते हैं। शायद इसीलिए इस प्रकार के जो मौलाना है, जो जिहादी मानसिकता के इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, वो खुलकर बाहर आते हैं। उनको कहना है भाई हम तो खुलकर कर सकते हैं, हमारे पीछे तो पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हुई हैं। अवरल जी, नहीं देखिए, जिस प्रकार से हम मुस्लिम स्कॉलर के नाते इतू खान जी मौजूद हैं और जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, बहुत ही दुखद है, आपत्तिजनक है। और जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ ये पूर्ण रूप से गलत है। और जहां तक विषय है यहाँ चंदा उगाई का, यहाँ क्या मतलब है? बिजनौर से गाजा का क्या रिलेशन है, इन्हें बताना चाहिए। बिजनौर से उत्तर प्रदेश से क्या रिलेशन है? गाजा का, फिलिस्तीन का क्या संबंध है? क्या बिजनौर में फिलिस्तीन है? क्या बिजनौर से कोई संबंध है फिलिस्तीन का? तो काहे के लिए यहाँ घूम रहे हैं ये लोग? ये किस लिए घूम रहे हैं? क्यों यहाँ एक प्रकार से कट्टरपंथ फैलाने का प्रयास कर रहे हैं? इन्हें बताना चाहिए इस चीज का, इन्हें जवाब देना चाहिए। और ये किस प्रकार समर्थन कर रहे हैं? आ रहा हूं इतू खान जी, आ रहा हूं। ये नहीं बोलेंगे, कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं बोलेंगे। टीकालाल टपलू जी की निर्मम हत्या हुई, किसी ने चंदा उगाई नहीं की, कोई चंदा इकट्ठा करना नहीं गया। कश्मीरी पंडितों के मदद के लिए कोई चंदा इकट्ठा नहीं गया होगा। ये बताना चाहिए इस चीज को। नहीं, वो मुझे लगता है कि इसका जवाब जरूर इतू खान से लेना चाहिए कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ चीजें हो रही थी तब कहां थे इतू खान, या कहां था ये मौलाना जो इस प्रकार के कृत्य कर रहा है? आज आतंकवादियों की फंडिंग वो यहां पर कर रहा है, तब इनके मुंह से जो है कोई आवाज क्यों नहीं निकलती है? क्या तब ये क्या ये मान लिया जाए कि सिर्फ और सिर्फ मामला जहां इस्लाम से जुड़ा होगा वहीं पर ये लोग बाहर निकलेंगे? ये इस्लामिक कट्टरपंथ नहीं तो और क्या है? खैर, हमारे साथ चंचल यादव भी जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। चंचल जी, मुझे लगता है मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। चंचल जी, स्वागत है आपका। और जरा बताइए कि क्यों नहीं लगता आपको कि धर्म के नाम पर यह आतंक की फंडिंग जो हो रही है, जो ये मामला सामने आया है मौलाना ज़की का, ये गाजा के लिए यहां पर धन उगाही कर रहा था, जो नहीं दे रहा था चंचल जी, उनको वो फतवे की धमकी दे रहा था। क्या टेक है समाजवादी पार्टी का इस पर? देखिए, मैं बता दूं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज के समय में अगर हम बात करें हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी इतना बड़ा फेलियर है, इतना बिग फेलियर है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप सोचिए, जो देश, हमारा देश एक ऐसा देश रहा है, एक ऐसा देश है जहां पर पूरी दुनिया ने लोहा माना है, लेकिन आज देश ऐसे हाथों में है। अरे मैं चंचल जी, मैं आपसे सवाल पूछा आम का, आप बता रहे हैं इमली के बारे में। मैं आपसे महाराज ये पूछ रहा हूं कि ये जो आतंकवादी फंडिंग जो यहां पर इकट्ठा की जा रही है, इस पर कुछ कहिए। आप डिप्लोमेसी पे चले गए, उस पर किसी और दिन हम बात कर लेंगे। आज के विषय पर तो ओपनिंग रिमार्क दीजिए सर पहले। अरे सुन लीजिए भाई, इतना आतुर मत बनिए गोस्वामी। अरे मैं आतुर नहीं बन रहा, मैं आज के विषय पर, समय सीमित रहता है सर चंचल जी, समय सीमित रहता है। मैं चाहता हूं कि कट टू कट बात हो, लेकिन आप पूरा माहौल बनाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? आप मुद्दे पे पहले बोल दीजिए। आप जो माहौल बनाना चाहते हैं मैं समझ रहा हूं। नहीं, अरे आप छोड़िए ना मुझे, आप अपनी बात रखिए। समाजवादी पार्टी का क्या टेक है चंचल जी, वो तो बता दीजिए इस पर। सुन लीजिए, आप जिस चैनल में बैठे हो मैं जानता हूं। अरे किस चैनल में बैठे हो वो आप पे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ना चंचल जी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों के मन के हिसाब से चीजें नहीं होंगी भाई। अगर आप यहाँ आए हैं, मैंने आपसे सवाल पूछा तो प्लीज आप उस मुद्दे पर जवाब दीजिए। मैं सिर्फ तो क्रॉस टोक रहा हूं आपको, क्या आप मुद्दे पे आइए ना। आप कहां पहुंच गए भैया? आप पहले इस पर जवाब दीजिए। ये मौलाना ज़की पर बोलिए, कुछ क्या कहेंगे? अरे बोलूंगा, अब मैं आओ फिर वही बात। अगर आपने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को सुना होगा पहले कभी, तो फलस्तीन के समर्थन में अगर आप स्टूडियो में बैठे हैं एंकर महोदय, तो आप श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के
समर्थन को, उनकी स्पीच को सुन लेना। अब वो अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा नहीं है, ये वो भाजपा है जो पूरे देश में हिंदू मुसलमान कैसे हो सकता है वो काम करने का काम कर रही है। आज जो काम गृह मंत्री का है वो क्या गृह मंत्री अपना काम कर पा रहा है? आज क्या हमारा फॉरेन मिनिस्टर जो विदेश मंत्री है क्या अपना काम कर पा रहा है? ये कितना दुखद है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए दुखद लोग तो ये है, गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। दुखद तो ये है चंचल जी, नहीं अब मैं उसी बात पे दुखद बोल रहा तो हूं। ये है कि मैंने अब उसी सवाल बात पे आपसे आप पूछा, भाई। नहीं मैंने इमाम जकी को लेकर सवाल पूछा, बिजनौर का वो मुल्ला जो लगातार लोगों को धमकियां दे देकर धनुगाही कर रहा था, जिसको कंडेम अभी यहीं पर इत्तू खान ने भी किया, मुस्लिम स्कॉलर, वो कह रहे हैं कि अगर वो ऐसा कर रहा था तो वो गलत कर रहा था। आपने उस पर एक शब्द नहीं बोला, आपने उस पर एक शब्द नहीं बोला, बीजेपी का क्यों? सांसद एक बदतमीज सांसद जो लोकसभा के अंदर बोलता है। अरे भाई आज का ये जो विषय है उस पर तो कुछ बोलिए चंचल जी, ये जो मौलाना पकड़ा गया इस पर तो कुछ बोलिए, इस बिजनौरी मुल्ले के बारे में तो बोलिए। वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर कुछ बोलेंगे आज डिबेट में, वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर कुछ तो बोलो भैया। आपका मैंने बड़े आदर पूर्वक स्वागत किया, मैंने आपसे सवाल पूछा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, नहीं मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, भारत को लेकर आप जवाब दे रहे हैं, चाइना को लेकर, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जो मौलाना पकड़ा गया है जो धनुगाही कर रहा था आतंकवादियों की, नहीं ये जो जहर फैला रहा था उसको लेकर कुछ तो कह दीजिए, दो शब्द कह दीजिए। बोल तो रहा हूं, आप बोलिए ना, अटल जी पे पहुंच गया, पता नहीं कहां। बोलने दोगे तो बोल लूंगा। अरे तब से आप ही बोल रहे हैं भैया, बोलिए। हाँ सुनिए, अब देखिए पूरे देश में मैंने कहा कि ये व्यवस्था अगर कोई हमारे देश का कोई भी नागरिक, चाहे मुल्ला हो, चाहे कोई पंडा हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो देश विरोधी विधि में अगर शामिल हो रहा है तो इसका मतलब हमारा गृह मंत्रालय बहुत बड़ा फेलियर है, सरकार कोमा में है। ये कितना फेलियर है ये सवाल सरकार से। ठीक है, चलो कम से कम आपने ये तो माना, चलिए चंचल जी कम से कम आपने ये तो माना कि धर्म के नाम पर यहां जहर फैलाया जा रहा था। आप बने रहिएगा, हमारे साथ अविरल भी हैं, हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु महादेव बाबा भी हैं, मुस्लिम स्कॉलर इत्तू खान जी भी हैं, हम सभी से एक करके बात कर रहे हैं। नहीं चंचल जी आ रहा हूं, आपको मौका मिलेगा सर, ओपनिंग रिमार्क ही हुआ है, अभी मेरे पास समय सीमित बचाऊंगा, ज्यादा बात सबसे हो जाए, अब अकेले मैं आपको वन टू वन तो करूंगा नहीं, बाकी मेहमान भी उनको भी मौका दीजिए सर, रिक्वेस्ट है बने रहिए। अविरल आप किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के इस स्टेटमेंट को देख पा रहे हैं? जी नहीं, अगर चंचल यादव जी कह रहे हैं कि गलत हो रहा है और इस बात को पर्टिकुलरली अगर कहना चाहे स्पष्ट तरीके से कि वह जो हो रहा था गलत हो रहा था, और जो उस मौलवी के द्वारा, उस मुल्ला के द्वारा जो किया नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ये तो गृह मंत्रालय का फेलियर है, सरकार जो है वो गलत हाथों में है, भारत गलत हाथों में है, वो ये कह रहे हैं। चंचल यादव जी इस पर जवाब दीजिए कुछ। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय भारत सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार पर आरोप लगा रहा है, इन्हें उस व्यक्ति के खिलाफ बोलना चाहिए जो व्यक्ति इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहा था। ये उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोलेंगे क्योंकि इन्हें अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है, अपनी राजनीति चमका काम कर रहा है। और रही हमारी बात है और रही सरकार की बात, सरकार तो कार्रवाई करेगी, कठोरतम कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से की जाएगी, इसमें किसी प्रकार न संदेह न संशय है न दो राय है। किसी प्रकार से इन्हें चिंता नहीं सरकारी करनी चाहिए, सरकार कठोरतम कार्रवाई निश्चित रूप से करेगी, लीगल एक्शन होगा, एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन होगा। उत्तर प्रदेश एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चलता है, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूर्ण रूप से मेंटेन्ड है, और अगर कोई तोड़ने का प्रयास कोई व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप से पूर्ण रूप से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के आधार पर जो भी वो रच रहा है कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, हमारे साथ महादेव बाबा आपने सुना अब तक की सारी चर्चा, इत्तू खान जी को सुना, चंचल जी को सुना, अविरल जी को सुना, आप बतौर एक हिंदू धर्मगुरु आपका क्या टेक रहेगा, क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि आपको नहीं लगता ऐसा कि माइनॉरिटीज के नाम पर, वोट बैंक के नाम पर जो इनको पॉलिटिकल संरक्षण मिलता है ये बहुत बड़ी वजह है किस प्रकार के मौलाना बिजनौर जैसे जिले में खुलकर ये सारे कार्य कर ले जाते हैं? महादेव बाबा देखिए, इत्तू खान ने अभी कहा एक बहुत बड़ी बात कि मानवता के लिए अगर किसी का दया होना चाहिए, किसी का सहयोग होना चाहिए। प्रश्न यह है कि अभी जब बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे थे तो ओवैसी जी ने कहा वो दूसरे देश का मामला, और तब यही इत्तू खान के जो मुंह में दही जमाए हुए थे तब ये नहीं एक बार भी कहे कि उन पर भी ध्यान होना चाहिए। लेकिन जब गाजा का बाजा बिल्कुल लगता है कि वहां पर दया होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इजराइल ने कोई ऐसा नहीं किया, उसने हमला कर दिया, मतलब आतंकवादी गतिविधियों में लिखता है उनकी हो रही है। तीसरी बात कि जो कोई रोहिंग्या के ऊपर बांग्लादेशियों को कोई भी दिक्कत होती है तो सब भारत का
ठीक है, इतू खान आप क्या कहेंगे इस पर? इतू खान जरा बताइए, क्योंकि महादेव बाबा ने भी वही कहा, अवरल जी ने भी वही कहा, वही मैं भी कह रहा हूं। जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ या दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, तब आप लोग एक शब्द नहीं बोलते, तब आप जैसे मुस्लिम स्कॉलर, तमाम जो बड़े बड़े जानकार हैं देश दुनिया के, वो कुछ नहीं बोलते हैं। जब चूंकि गाजा में वो जो आतंकवादी हैं वो मुसलमान है, इसलिए इस प्रकार की बातें हो रही हैं और आप उनका समर्थन करने के लिए आ जाते टीवी चैनलों पर। इतू खान देखिए, आप लोग को तो कुछ है मुद्दा नहीं देश के बारे में, सिर्फ आप लोग को हिंदू और मुसलमान ही करने की आदत बन गया है। इसलिए कि अभी आज आप लोग वही हिंदू मुसलमान बन के ही आप लोग गद्दी पे बैठे हुए, देश का राज कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ मुसलमान और हिंदू कर रहे हैं। सूफिया इतना बड़ी घटना घटाया, सूफिया कुरैशी, तो आप उसको मुसलमान का आतंकवादी बना दिए। आप लोगों को तो शर्म कौन बना दिया भाई? कार्रवाई हो गई उस नेता के ऊपर, कार्रवाई हो गई भाई उस नेता के ऊपर। आप क्या बात कर रहे हैं? ऐसे किसी भी नेता का सुदर्शन न्यूज समर्थन नहीं करता, मैं व्यक्तिगत तौर पे समर्थन नहीं करता हूं। जो सूफिया जी जैसे अफसरों के बारे में कोई कुछ बोलेगा, इसको कहां घुसा रहे हैं आप? मकान, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्या बात ये कर रहे हैं? और उसके साथ साथ रही बात, कौन क्या बयानबाजी करता है, इस पर कठोरतर कार्रवाई की जाती है। तो अफसर रामगोपाल यादव जी ने क्या कहा था, कांग्रेस पार्टी के पिछड़ा पर भी आप नहीं बोलेंगे, और उसके साथ साथ आतंकवादियों के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे, जिहादियों के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे, खालिस्तानियों के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे, कट्टरपंथियों के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे। अरे इतू खान जी, एक मिनट अवरल, एक मिनट। इतू खान जी एक मौलाना धर्म के नाम पर हमारे देश में जहर फैला रहा है, वो आपके मुसलमानों को ही धमका रहा है कि फतवा जारी कर दूंगा अगर पैसा नहीं दोगे तो। उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप जो है दुनिया भर के आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, दूसरे विषय को खींच कर लेकर आ रहे हैं इस डिबेट में। उस मौलाना पर बोलिए जो जहर फैलाते हैं, वो हमारे देश की खाते हैं, गाते पाकिस्तान की है, गाते फिलिस्तीन गाजा की हैं, वो आतंकवादियों की गाते हैं। पहले अपने आप को झांकिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप खुद झांकिए कि आप देश भाई गाजा और फिलिस्तीन के नाम पर भारत में नहीं गाजा और नहीं, सुन लीजिए, मैं एक चीज बहुत बता, मैं क्या कर रहा हूं सुन लीजिए ना, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं सुन लीजिए। हम लोग गाजा, फिलिस्तीन, पाकिस्तान के नाम पर भारत में जहर नहीं फैलाने देंगे, समझिए इस चीज को। इन चीजों की इजाजत कभी नहीं मिलेगी। मौलाना कर रहा है, क्या संबंध है? आप इजराइल में नाच रहे हैं, अर्जुन सिंह फिलिस्तीन का चंचल यार, बिजनौर का और फिलिस्तीन का क्या संबंध है? क्या संबंध है बिजनौर का और गाजा का? कानून समझेगा, आप इस्लामिक इस्तेमाल कराते हैं, मौजूद है आप लोग। अरे मैं समझ गया। देखिए एक मिनट, मैं सबको रोक रहा हूं। इतू खान जी देखिए, आपने शुरुआत में ही, अरे सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। इतू खान जी ने बहुत शुरुआत में स्पष्ट कर दिया था, उन्होंने कह दिया था कि अगर ऐसा हुआ है तो हम इसकी निंदा करते हैं, इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये चीजें पहले इतू खान ने कही, लेकिन इतू खान इस इस्लामिक कट्टरपंथ, उस मानसिकता पर दो शब्द क्यों नहीं बोल पा रहे, जरा वो बता दीजिए। बोलिए इतू खान, इस्लामिक क्या कर रहा है नहीं कर रहा है इसके बारे में एक आदमी क्या करे उसके लेके पूरे कौम को आप खराब नहीं बोल सकते। हो सकता है वो सही किया या गलत किया, उसका कानून उसका फैसला और गलत कैसे हो गया? आप बोलिए ना गलत किया, आपने इतना बोल सके गलत किया। आप गलत को गलत नहीं कर रहे हैं, आप गलत को सही की बात उसमें कर रहे हैं। आपको स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए कि वो गलत किया, आप बोलना नहीं चाहते। ठीक है, ओके। चंचल जी भी हमारे साथ है। एक मिनट, अब ये पूरी डिबेट मैं इतू खान पे समर्पित नहीं कर दूंगा। चंचल यादव भी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। चंचल जी, समाजवादी पार्टी जीवन में कभी क्या मुझे पर्सनली खुलकर आतंक और कट्टरपंथ पर कुछ बोलते हुए दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी? ऐसे निपट जाएंगे हम नहीं देख पाएंगे कि समाजवादी पार्टी कट्टरपंथ या आतंकवाद पर कुछ खुलकर बोले। गोस्वामी जी, ऐसा है जब ये अंधभक्ति वाला सामान निकाल फेंको जो आप लगाए हो भक्ति ये तो यही तो प्रॉब्लम है। जब सवाल पूछ लो तो मिर्ची लगती है बड़ी जोर की ना चंचल, मिर्ची बड़ी जोर की लगती है क्या? कभी नहीं, ये आप लोगों की वोट बैंक की जो मजबूरी है ना, सुन लीजिए, आप लोगों की ये जो वोट बैंक की मजबूरी है वो इन गद्दारों की ढाल बनती है। सुनिए, मुंह पर कह रहा हूं, आप लोगों की सरपरस्ती की वजह से इन प्रकार के गद्दार पनपते हैं। कह रहा हूं मैं आपको खुलकर। 1 मिनट मुझे बोलने दीजिएगा, बीच में मत बोलिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ गुजारिश कर रहा हूं जी, 1 मिनट मुझे बोलने देना। आप बोले भाई। आपने जो सवाल किया कि क्या कभी समाजवादी पार्टी आतंक के खिलाफ खुलकर बोले, मुझे इस बात से कड़ी आपत्ति।
और मुझे तरस आता जैसे पैरों के ऊपर। और जब आप इस तरीके की भाषा बोलते हो तो होता है कि जब हमारा देश आतंक के खिलाफ पूरा 140 करोड़ लोग एक साथ खड़े होते हैं, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सिख, क्या इसी, क्या आप, क्या हम, क्या कोई, हम सब क्या पक्ष, क्या पक्ष पार्टी नहीं दी है जब हमारे देश पे आतंकी घटना हुई है, जब भी हमारे देश। मैं अगर ये कहूं आपसे, मैं आपको खैर मैं मौका दे रहा था, लेकिन आपने चूंकि व्यक्तिगत टारगेट किया तो नहीं, मेरा भी एक सवाल क्रॉस तो बनता है ना सर, मेरा भी तो अधिकार है ना क्रॉस क्वेश्चन करने का। मैं आपकी बात मान लेता हूं, मैं माफी मांगता हूं, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि मैंने गलत क्वेश्चन कोट किया। नहीं, सुन लीजिए भैया, एक मिनट इनका डाउन कीजिएगा। मैं भैया, अगर आपको ये लगता है चंचल जी तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, लेकिन एक मेरा क्रॉस क्वेश्चन है, उसका जवाब मैं आपसे जरूर चाहूंगा। मेरा क्रॉस क्वेश्चन आपसे ये है कि आप लोग खुलकर इस कट्टरपंथ का विरोध तो करते नहीं हैं, अब जब हम इस प्रकार के विषय लेकर आते हैं चंचल जी तो आप लोग हमको ही टारगेट करने लग जाते हैं। पहला सवाल है क्यों? दूसरी चीज है कि अगर तमाम इबादत गाहों को, तमाम मस्जिदों को क्या चिन्हित करके जांच अगर शुरू हो, विशेष तौर पर इस प्रकार के गद्दारों को चिन्हित करने के लिए, तो क्या समाजवादी पार्टी सरकार का साथ देगी? जवाब दीजिए। है चाहे नाथुराम से क्यों ना हो, बताइए ना, जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए भाई। आतंकी है वो आपके, उसका मजहब मत देखिए। अरे क्यों ना देखे, वो पाकिस्तान से आकर आतंकवादी हमारा धर्म पूछकर गोली मारते हैं। नहीं, वो हमारा धर्म पूछकर गोली मारते हैं, आप कह रहे कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। आपके देने से कुछ नहीं होने वाला है। जनता आप लोगों का आक्रमण, जनता आप लोगों को भी देख रही है। हमको चुनाव नहीं लड़ना, सुनिए, हम चुनाव नहीं लड़ने आए, हमको चुनाव नहीं लड़ना। चुनाव ये बैठे अफजल मलिक के लड़ेंगे, हम चुनाव ना लड़ने नहीं आए। मेरा सीधा सवाल आपसे है, उसका जवाब दीजिए। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स कहां तक लेकर जाएंगे आप लोग? आपको अबरल हो गई है आज पाकिस्तान का सेना। भाई मौलाना जकी करतूत पर शर्म आनी चाहिए भाई, अगर आप लोग डिफेंड कर रहे हैं उसको तो। आजादी पार्टी की सरकार थी, मुजफ्फरनगर जल रहा था उत्तर प्रदेश में पार्टी की सरकार के दौरान। मुजफ्फरनगर दंगे हुए। मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष आज अमेरिका में मेहमान है। अरे यार वो कहीं जाए, मैं क्या कर रहा हूं आपसे, मैं वही तो कह रहा हूं। अमेरिका का सेना प्रमुख वो बैठकर वहां लंच करे, डिनर करे, वहां पर वो कुछ भी करे, हमारा उससे क्या लेने देना भाई? गाजा में क्या हो रहा है उससे हमारा क्या लेने देना? बिल्कुल, मुझसे हमारा क्या लेने देना? चंचल यादव का क्या लेने देना? आप कब गए फिलिस्तीन? गए कभी फिलिस्तीन? गए कभी इजराइल? आप गए कभी अमेरिका व्हाइट हाउस में बैठ कर डिनर करके आए? आपका क्या लेना देना भाई? क्या लेना देना हमारा उससे? और इस प्रकार के गद्दार जब हमारे देश में होते हैं, जब उससे जुड़ा सवाल पूछते हैं तो आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स उनका बचाव करने लग जाते हैं। हमारा लेना देना क्या गाजा से? और कुछ भी हो, कुछ भी कोई एक आदमी बचाव नहीं। ओवैसी जब ये कह सकते हैं बांग्लादेश में जब हिंदुओं के ऊपर, नहीं बांग्लादेश में चंचल जी ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ पढ़ते लिखते नहीं, दुनियादारी आप भी जानते हैं, समझते हैं, टीवी डिबेट्स में आते हैं अमेरिका में। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ ना। महादेव बाबा आप क्या कहेंगे? ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जिस प्रकार से बचाव कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उस पर आप बतौर एक हिंदू धर्मगुरु किस प्रकार से देख रहे हैं? फिर वही बात, आप गलत निर्मत सेट करो। मैंने कोई भाव नहीं किया, मैं ये कहा कोई भी मन की गलती में शामिल हो, हमारी मंत्रा का, हमारे देश का बड़ा फेलियर है और आपका बचाव कर रही है। अरे भाई साहब उसके खिलाफ तो भाई झूठ बोलने के लिए बैठे हो क्या चैनल पे? अरे भाई आप लोगों ने नहीं, ये फतवे की धमकी, बाबा ये फतवे की धमकी गाजा परस्ती करने वाले उस जिहादी मौलाना पर, उस जिहादी मौलाना का उसके विरोध में उसकी निंदा वगैरह कुछ करना चाहे तो कर लीजिए। जनता देख रही, जनता मूर्ख नहीं है, जानती है कि आप लोग किस प्रकार से वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन फिर भी मौका है, बोल दीजिए दो शब्द। जनता आपका भी आकलन करती है किस तरीके से सुबह से लेकर शाम तक चमचागिरी दलाली करने का काम करते हो आप लोग। ये शब्दों का चयन देखिए, जब आदमी पर बोलने को कुछ नहीं बचता तो बौखलाने लग जाता है, वो बौखलाने लग जाता है, वो दलाली और पता नहीं किन के शब्दों का इस्तेमाल करता है। शर्म आनी चाहिए चंचल यादव, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। एक मिनट अबरल रोक रहा हूं, शर्म आनी चाहिए चंचल यादव, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए देश से कि आप निर्लज्जता के साथ उस गद्दार को बचाव कर रहे हैं। आप हमको कह रहे हैं, आप हमको दलाली आप करते हैं वोटों की, दलाली समाजवादी पार्टी करती है वोटों की भाई, आप दलाली करते हैं। और आपकी ये जो वोट बैंक वाली दलाली है, ये जो मुस्लिम वोट बैंक की दलाली है, वो मुस्लिम वोट बैंक की दलाली सुन लीजिए, वो जो मुस्लिम वोट बैंक की दलाली उसी ने समाजवादी पार्टी को 10 सालों से
सत्ता से दूर कर रखा है। सुन लीजिए ये बात, मुजफ्फरनगर किस प्रकार से जला था याद है सबको। अब क्या मेरा मुंह खुलवाएंगे? किस बात की दलाली की बात कर रहे हैं आप? अरे किस चीज की दलाली की बात कर रहे हो आप भाई? हमको व्यक्तिगत टारगेट क्या करो? मुकाबला सब भाजपा से करना, हमसे नहीं। मुकाबला भाजपा से करना, हमसे नहीं। भाजपा निपटो आप, उनसे निपट पा नहीं रहे हो। कहानी हमको आप दुनिया भर की बता रहे हो। 27 सामने उसकी चिंता करो, हमसे लड़के कुछ नहीं मिलेगा भाई। चंचल हमसे लड़के कुछ नहीं मिलेगा भाई साहब, हमसे लड़के कुछ नहीं मिलेगा। पत्रकारिता हमें ना सिखाओ, हमें पत्रकारिता ना सिखाओ। जो सवाल पूछ रहे हो तो बौखला रहे हो, अब बौखला रहे हो तो उल जुलूल शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। और ये अच्छे जानते हो कि मैं भी यूपी का हूं और मैं उससे भी ज्यादा अच्छे शब्द से आपको सुशोभित कर सकता हूं, लेकिन जस्ट ओनली बिकॉज ये टीवी डिबेट है और इस मंच पर मैं आपको कुछ उस प्रकार के शब्द बोल नहीं सकता। नहीं तो मैं बैठने ना दूं आपको, 2 मिनट आके सामने बैठ जाओ आप मेरे। तो आप किस बात की बहस मेरे से कर रहे हो भाई? मैं भी लखनऊ का रहने वाला हूं, आप मेरे से क्या बात कर रहे हो भाई? अरे सुन लीजिए चंचल यादव, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा। सीधे सवाल का सीधा जवाब ना देकर शुरुआत से गोल गोल जलेबियां बना रहे हो, जलेबियां बना रहे हो। सवाल पूछ रहा हूं कि ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो है वो इतनी हावी हो जाएगी कि इन प्रकार के गद्दारों को आप ढाल बनकर सामने खड़े रहेंगे, इन गद्दारों का। उस पर आप कुछ बोल नहीं रहे, आप हमको दलाल और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। बोल दिया, कोई भी आतंकी है, गद्दार है, देश का दुश्मन है, कितनी बार बोलूंगा, लेकिन तुम्हारे कान में सुनाई नहीं दे रहा भाई। अरे भैया हमारे कान में सब सुनाई दे रहा है, लेकिन ये किसी को व्यक्तिगत टारगेट करना, चमचा, दलाल, चैनल, ये सब बोलना बंद कर दीजिए। आपकी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी जाएगी यहाँ पर। यह समाजवादी पार्टी का कार्यालय नहीं है, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। जहां पे भैया बैठे रहते हैं जो फरमान देते हैं, भैया आपके भैया वाला नहीं चलेगा यहाँ पे। ये हमारा चैनल है, हम अपने हिसाब से सवाल पूछेंगे जो हमें पूछना होगा। एनीवेज हमारे सारे, अरे ओके भाई चंचल यादव से क्या बात करिए, तो मुद्दे की बात कर नहीं रहे। मैं इनसे बोल रहा हूं आम, ये बोल रहे हैं इमली, इनसे बात करने का क्या मतलब है? महादेव बाबा ज्यादा देर बातचीत नहीं हो पाई। महादेव बाबा एक बात ये कहने का तात्पर्य, अभी चंचल जी ने भी बातों को घुमाया कि कोई भी राजी नहीं है सब स्वीकार करने के लिए। वास्तव में भारत के अंदर रहने वाले व्यक्ति को पहले भारत को देखना चाहिए, भारत माता की सेवा करनी चाहिए। लेकिन ये लोग रहते हैं भारत में और बात करते हैं गाजा की, यही बात पीढ़ी देती है कुरान के हवाले से। मतलब जहाज है, लैंड जहाज है, एजुकेशन जहाज है, फल जहाज है, सब्जी जहाज है, सिर्फ जहाज करने पे तुले हुए हैं। अगर सोने के कागज बनाते हैं पूरे विश्व के, लेकिन नहीं, गाजा के नाम पर भारत में चंदा उगाही का ये विषय है। गाजा फिलिस्तीन के नाम पर भारत में चंदा उगाही, और ये भी कोई जनवन कार्य के लिए हो तो एक बात हो। भाई साहब वो फतवे की धमकी देकर, ना जाने क्या क्या धमकी देकर ये मौलाना इस प्रकार के कृत्य कर रहा है। और इस प्रकार की जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, इनके बारे में अगर हम सवाल पूछ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, तो हम बुरे बने जा रहे हैं। अब किस प्रकार से इसको देखा जाए? हम जब इनसे सवाल पूछ रहे हैं तो ये हमको उल्टा कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, हमको चमचा और ना जाने दलाल वलाल जो बोल पाए वो सब बोल दिया चंचल ने। चाहिए सरकार से पूछना चाहिए, हम तो आपके साथ खड़े हैं भाई। आप किसी के साथ नहीं खड़े हैं, आप मुसलमान जो आपका वोट बैंक है, उस वोट बैंक के इर्द गिर्द ही आप घूमते हैं, उसके आगे आप कुछ बात नहीं करते हैं। समस्या ये है, और इसी ढाल की वजह से आप जो ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं, ये मौलाना जकी जैसे गद्दार वो सामने आ जाते हैं। उनको लगा कि भाई हम तो कुछ बोलेंगे, हम कुछ करेंगे, तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इस प्रकार की पार्टियां हैं हमारे बचाव में। आगे नहीं बढ़ पाओगे आप, मुझे पता है। अरे भैया हमको ना बताओ हम क्या बढ़ेंगे क्या नहीं बढ़ेंगे, पहले अपना देख लो क्या बढ़ना है क्या नहीं बढ़ना है। उस पर तो मैं व्यक्तिगत जाऊंगा ही नहीं, व्यक्तिगत तो मैं जाऊंगा नहीं, उस पर छोड़ ही दीजिए तो बेहतर होगा। अवरल आपको शामिल कर रहा हूं अगर कुछ बोलना तो। देखिए जिस प्रकार से आपके ऊपर ये अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं, इनके अपमानित करने से क्या हो जाता है? ये है कौन भाई? मैं तो उनको पहली बार देख रहा हूं, उनका थोपड़ा कौन है ये मैं तो जानता भी नहीं। ये व्यक्तिगत टारगेट क्या मेरे ऊपर कर रहे हैं? इनके बारे में तो मैं क्या ही बात करूं। अवरल समर्थन हो गए हम, बोलिए अवरल जी। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है पर्टिकुलर और जिस प्रकार की घटना सामने आई है बहुत ही दुखद है, निंदनीय, कठोरतम कार्रवाई हमारी सरकार करेगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक विषय समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी को इस विषय पे अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए और स्पष्ट तरीके से बताना चाहिए ये गंभीर घटना सामने आई है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है वोट बैंक पॉलिटिक्स का, मेरा इससे विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा, किसी प्रकार समाजवादी पार्टी वोट बैंक पॉलिटिक्स ना करे। ठीक है, ओके, एक छोटा सी रिएक्शन मैं इतू खान करूंगा। इतू खान जी, आपको नहीं लगता है क्या कि इस प्रकार के गद्दारों को पकड़ने के लिए जितने मस्जिदें हैं, जितने इबादतगाह हैं, वहां पर ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए और सरकार ये जांच कराए? और इतू खान उसका आप समर्थन करेंगे? छोटा सा जवाब लूंगा फिर मुझे क्लोज करना है। देखिए आपका जो कहना, पहली बात यह है कि
गलत जो कर रहा है उसको गलत का सजा मिलना चाहिए, ये सही। अगर कोई नाजायज कर रहा है तो सजा, लेकिन आप पहले ही सबको बता दे रहे गद्दार है, ये है, मस्जिद में हो रहा है, ये कहना आपका लैंग्वेज सही नहीं है। अगर गद्दार बोलने का हक अगर आपको दिया किसी ने चैनल के मार्फत, आपके चैनल के मार्फत, आप बताइए वो मध्य प्रदेश के जो साहू जी थे उनको एक बार गद्दार बोलिए तो थोड़ा, जो मंत्री जो सुफिया कुरैशी को बोले जाता है, मुझे हाँ ना में जवाब दे दीजिए तो खान, मुझे हाँ ना में जवाब, हाँ ना में जवाब मैं आपसे अपेक्षा कर रहा था, आप हाँ ना में जवाब देंगे कि भाई आप किस, अगर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो ऐसे मस्जिदों को चिन्हित करके जांच कराए जहां पर संभावना है कि यहां पर आतंकी फंडिंग हो रही है या ऐसे गद्दार जो है वो खाते हिंदुस्तान की गाते गाजा फिलिस्तीन की या पाकिस्तान की है, तो क्या इसमें समर्थन रहेगा बतौर मुस्लिम स्कॉलर आपका? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से भी मेरा यही सवाल होना चाहिए था, लेकिन समय सीमित है, इसलिए मैं सभी का धन्यवाद करूंगा, सभी का मैं धन्यवाद करूंगा। अवरेल मलिक हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत धन्यवाद। चंचल आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। महादेव बाबा हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े रहे, आपका भी बहुत धन्यवाद। और साथ साथ में हमारे साथ इतू खान जुड़े रहे, इतू खान जी आपका भी बहुत धन्यवाद।